प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, विज्ञान सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। और मुझे लगता है ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठती है, क्योंकि आज हम स्वास्थ्य, विज्ञापन और सूचना के एक काफी जटिल जाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं। मुद्दा है बड़ी टेक कंपनियां, मतलब बिग टेक, और भारत के दवा विज्ञापन से जुड़े एक पुराने पर बहुत महत्वपूर्ण कानून के प्रति उनका रवैया। जी हाँ, हम खास तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954, जिसे हम शॉर्ट में डीएमआरए कहते हैं, उस पर फोकस करेंगे। और हमारी ये जो चर्चा है ये द हिंदू में छपे एक काफी विस्तृत विश्लेषण के कुछ अंशों पर आधारित है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के विश्लेषण के जरिए ये समझे कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर काम करे ये ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म डीएमआरए जैसे अहम कानून को नजरअंदाज क्यों करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है। हाँ, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सरकारी रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इन सब के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मूल सवाल ये है, भारत का दशकों पुराना पब्लिक हेल्थ कानून और बिग टेक का जो आज का मॉडर्न इंटरनेट विज्ञापन है, इनके बीच ये टकराव क्यों बन रहा है? चलिए इसी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डीएमआरए कानून, मतलब 1954 का ये एक्ट है क्या, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? हाँ, देखिए, इसकी जड़ें तो असल में आज़ादी से भी पहले जाती हैं, करीब 1927 के आसपास। उस वक्त दवाओं के जो भ्रामक विज्ञापन होते थे उन पर चिंता जताई जाने लगी थी। अच्छा, 1927 से काफी पहले से मतलब? जी, और आखिरकार 1954 में ये कानून बनकर लागू हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने कहा, बहुत साफ था। क्या था वो? इसमें 54 बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों की एक लिस्ट दी गई है। 54, ठीक है। हाँ, और कानून कहता है कि इन 54 कंडीशंस के इलाज का दावा करने वाली किसी भी दवा का विज्ञापन नहीं किया जा सकता। पूरी तरह रोक है। किसी भी दवा का मतलब अगर कोई दवा सरकारी एजेंसी से अप्रूव्ड भी हो तो भी। जी हाँ, यही खास बात है। चाहे दवा नियामक संस्थाओं ने उसे मंजूरी दी हो या नहीं दी हो, अगर वो उन 54 लिस्टेड बीमारियों के इलाज का दावा करती है तो उसका विज्ञापन नहीं हो सकता। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए डायबिटीज, मधुमेह, वो इस लिस्ट में है। तो कोई भी दवा, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, अगर वो ये दावा करती है कि वो डायबिटीज का इलाज कर देगी, तो उसका विज्ञापन भारत में गैर कानूनी है, भले ही वो दवा क्लिनिकली इफेक्टिव क्यों न हो। समझ गए। मतलब कानून का फोकस इलाज के दावे के विज्ञापन पर है, दवा की प्रभावशीलता पर नहीं। एकदम सही। और इस कानून की अहमियत देखिए, भारत जैसे देश में ये और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन का चलन बहुत ज्यादा है। लोग डॉक्टर से पूछे बिना सीधे केमिस्ट से दवा खरीद लेते हैं। हाँ, ये तो है, आम बात है बिल्कुल। तो ऐसे में अगर भ्रामक विज्ञापन होंगे तो लोग गलत दवाएं ले सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। तो कानून का मकसद एकदम साफ था, आम लोगों को झूठे दावों और हानिकारक प्रोडक्ट से बचाना। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन का कदम था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जाहिर है 1954 और आज 2024 में विज्ञापन की दुनिया तो पूरी तरह बदल गई है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले विज्ञापन अखबारों में, मैगजीन में, रेडियो, टीवी पर होते थे। अब तो सब इंटरनेट पर है। जी, और इस इंटरनेट विज्ञापन के मार्केट पर कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों का दबदबा है। आपके सर्च इंजन, सोशल मीडिया, वीडियो साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सब वही चला रहे हैं। और इस बदलाव ने सिर्फ मीडिया कंपनियों को ही नहीं, बल्कि सरकारों के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। कैसे? इन कंपनियों के हेडक्वार्टर तो कहीं और है, ज्यादातर अमेरिका में। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। रेगुलेशन कैसे हो? और यहीं पर वो विश्लेषण जिस पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात बताता है। क्या? विश्लेषण कहता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बड़े अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से कोई भी अपनी ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में विज्ञापन देने वालों को ये साफ साफ चेतावनी नहीं देता कि भाई आप डीएमआरए कानून तोड़ने वाले विज्ञापन मत डालो। कोई भी नहीं? हाँ, ये तो काफी गंभीर बात है। जी, और इसका नतीजा क्या हो रहा है? विश्लेषण के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से ऐसे विज्ञापन दिखा रहे हैं जो डीएमआरए का सीधा सीधा उल्लंघन है। अच्छा। जैसे खास तौर पर
आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के मामले में। उदाहरण के लिए अगर आप भारत के किसी पॉपुलर सर्च इंजन या ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर जाएं और सर्च करें आयुर्वेद प्लस ब्लड प्रेशर या होम्योपैथी प्लस मधुमेह, तो आपको कई रिजल्ट्स मिलेंगे जिन पर स्पॉन्सर्ड या प्रायोजित लिखा होगा। मतलब ये पेड विज्ञापन है और ये विज्ञापन उन बीमारियों के इलाज का दावा कर रहे हैं जो DMMRA की लिस्ट में है। तो ये साफ उल्लंघन हुआ ना? हाँ बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे कानून के खिलाफ है। विश्लेषण में एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी जिक्र है। वहां एक जाने माने काफी लोकप्रिय धर्मगुरु हैं। अच्छा। और उन विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लगभग हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। ये भी तो DMMRA का उल्लंघन है। जी बिल्कुल है। इतना ही नहीं, जब इन कंपनियों की अपनी एड लाइब्रेरी होती है ना, जहां वो दिखाते हैं कि कौन से विज्ञापन उनके प्लेटफॉर्म पर चलें, हाँ, होती है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो विश्लेषण में बताया गया है कि जब उन लाइब्रेरीज को खंगाला गया तो वहां भी ऐसे विज्ञापन मिले। कैंसर के इलाज के लिए गोमूत्र आधारित प्रोडक्ट्स के विज्ञापन तक मिले। अरे बाप रे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है विश्लेषण के अनुसार कि इनमें से कुछ विज्ञापनों को तो उसी बिग टेक कंपनी के एक चैरिटी प्रोग्राम के तहत सपोर्ट भी मिला हुआ था। क्या कह रही हैं? मतलब कंपनी की चैरिटी विंग ही कानून तोड़ने वाले विज्ञापनों को सपोर्ट करे थे? विश्लेषण तो यही दावा करता है। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि DMRA का पालन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि यही कंपनियां अमेरिका में क्या करती हैं। हाँ, विश्लेषण ने इसकी तुलना भी की है। क्या पाया गया? विश्लेषण यही बताता है कि अमेरिका में इन्हीं कंपनियों का रवैया बिल्कुल अलग है, खासकर जब बात हेल्थ प्रोडक्ट्स की आती है, जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथी के विज्ञापन। अच्छा, वहां क्या करती हैं ये? वहाँ इनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज बहुत डिटेल्ड और सख्त हैं। कुछ प्लेटफॉर्म तो विज्ञापनों को लाइव करने से पहले उनकी बाकायदा जांच करते हैं, जिसे प्री स्क्रीनिंग कहते हैं। प्री स्क्रीनिंग मतलब विज्ञापन दिखाने से पहले चेक करना। जी, ताकि ये पक्का हो सके कि विज्ञापन अमेरिकी कानूनों के हिसाब से सही हैं या नहीं। अमेरिका में भी कानून है कि आप ऐसे इलाज के दावे वाले विज्ञापन नहीं दे सकते जिन्हें वहां की रेगुलेटरी बॉडी जैसे FDA ने अप्रूव नहीं किया है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है तो उस पर एक्शन भी तेजी से होता है, क्रिमिनल केस भी बन सकता है। तो मतलब साफ है, भारत के लिए अलग नियम, अमेरिका के लिए अलग। बिल्कुल, रवैये में ये दोहरापन साफ दिखता है, जैसा विश्लेषण बताता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये अंतर क्यों है, ये दोहरा रवैया क्यों ये कंपनियां भारत के कानून जैसे DMRA को इतनी आसानी से अनदेखा कर पा रही हैं, जबकि अमेरिका में वे ज्यादा सावधान रहती हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। विश्लेषण इस पर कुछ संभावित कारण सुझाता है और हम ये स्पष्ट कर दें कि ये तर्क उस स्रोत के हैं जिस पर हमारी चर्चा आधारित है। हम इन्हें बस सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। पहला कारण क्या बताया गया है? पहला कारण जो विश्लेषण देता है वो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। क्या है वो? विश्लेषण का कहना है कि शायद अमेरिकी कंपनियों के मैनेजमेंट में भारतीयों के जीवन के प्रति एक तरह की पारंपरिक अवमानना या उपेक्षा का भाव है। अवमानना, ये तो काफी मजबूत शब्द है। हाँ, विश्लेषण से भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड के रवैये से भी जोड़ता है और कहता है कि ये शायद सिस्टमिक रेसिज्म यानी प्रणालीगत नस्लवाद से भी जुड़ा हो सकता है। मतलब भारतीय जीवन को अमेरिकी जीवन जितना महत्वपूर्ण न समझना। ये एक गंभीर आरोप है और जैसा आपने कहा, ये स्रोत का दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल। दूसरा कारण क्या बताया गया है? दूसरा कारण जो विश्लेषण के मुताबिक ज्यादा ठोस लगता है वो है भारत में कानूनों के कमजोर एनफोर्समेंट, यानी लागू करने में ढिलाई का पुराना अनुभव। अच्छा, कैसे? बिग टेक कंपनियों ने पहले भी एक और जरूरी भारतीय कानून के मामले में सजा से बचने का अनुभव किया है। वो कानून है PNDT एक्ट, लिंग चयन पर रोक लगाने वाला कानून। हाँ, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। जी, ये कानून जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करने और उससे जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? 2008 में एक सोशल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में PIL मतलब जनहित याचिका दायर की थी। किस लिए? याचिका में कहा गया था कि ये बिग टेक प्लेटफॉर्म्स अपने यहाँ PNDT एक्ट का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन दिखा रहे हैं, जैसे लिंग जांच क्लिनिक वगैरह के विज्ञापन। ओह, तो कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन इन कंपनियों का रवैया टालमटोल वाला रहा। उन्होंने इन विज्ञापनों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में आनाकानी की। उनकी दलील क्या थी?
उनकी मुख्य दलील ये थी कि वे तो सिर्फ मध्यस्थ हैं, इंटरमीडियरी। मतलब वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस पर लोग क्या डाल रहे हैं इसके लिए वो सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, इंटरमीडियरी वाला तर्क। हाँ, उनका कहना था कि जब तक कोई सरकार या कोर्ट उन्हें किसी गैर कानूनी कंटेंट के बारे में बताएगी नहीं, तब तक उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। वो खुद को विज्ञापनों का प्रकाशक या पब्लिशर मानने से बच रहे थे। ये मध्यस्थ बनाम प्रकाशक का क्या मतलब है, इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, भारत का जो आईटी कानून है वो मध्यस्थों को थोड़ी कानूनी सुरक्षा देता है। मध्यस्थ मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो दूसरों को कंटेंट पोस्ट करने की जगह देते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग साइट्स या सर्च इंजन जहां वेबसाइट्स लिस्ट होती हैं। कानून मानता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स द्वारा डाली गई हर एक चीज के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसे सेफ हार्बर या मध्यस्थ की छूट कहते हैं। ठीक है। लेकिन विश्लेषण ये तर्क देता है कि जब बात विज्ञापनों की आती है तो ये कंपनियां सिर्फ निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वे विज्ञापनदाताओं से एक्टिवली संपर्क करती हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे पैसे लेती हैं और फिर उन विज्ञापनों को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। उन्हें पता होता है कि वो कौन सा विज्ञापन दिखा रहे हैं, किससे पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये पैसिव तो नहीं लगता। बिल्कुल। तो विश्लेषण का कहना है कि विज्ञापनों के मामले में ये कंपनियां प्रकाशक की भूमिका निभा रही हैं, न कि सिर्फ मध्यस्थ की, और इसलिए उन्हें वो कानूनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। समझ गए। तो पीएनडीटी वाले केस में क्या हुआ आखिर में? वो पीआईएल 9 साल तक कोर्ट में लटकी रही। 9 साल? जी। और अंत में नतीजा क्या निकला? कोर्ट ने बस एक सरकारी कमेटी बनाने का आदेश दे दिया। बस? कोई सजा नहीं? जबकि पीएनडीटी एक्ट में तो उल्लंघन के लिए क्रिमिनल सजा का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान है, लेकिन कोर्ट ने कभी भी इन कंपनियों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का आदेश नहीं दिया। तो विश्लेषक का मानना है कि कोर्ट की तरफ से कानून को सख्ती से लागू ना करना और ये इतनी लंबी थकाऊ कानूनी प्रक्रिया, इसने इन बिग टेक कंपनियों के मन में ये भावना भर दी है कि भारत में वो कानून तोड़कर भी बच सकते हैं। एक तरह की इम्यूनिटी या दंड से मुक्ति की भावना। हाँ, ये तो वाकई चिंता की बात है। और तीसरा कारण क्या बताया गया? तीसरा कारण विश्लेषण के मुताबिक जुड़ा है कानूनी ढांचे और प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मुश्किलों से। वो कैसे? देखिए, इन बिग टेक कंपनियों को पता है कि अगर भारत में उन पर डीएमआरए उल्लंघन का केस बनता भी है तो अमेरिकी सरकार अमेरिका में बैठे उनके टॉप अधिकारियों को शायद ही कभी भारत प्रत्यर्पित करेगी। हाँ, ये तो मुश्किल होता है देशों के बीच। और दूसरी बात, भारत में जो उनकी सब्सिडरी कंपनियां काम कर रही हैं वो कानूनी तौर पर अपने पेरेंट अमेरिकी कंपनी से अलग मानी जाती हैं। अच्छा। जी। तो भले ही भारत में विज्ञापन दिखाने वाले प्लेटफॉर्म का असली कंट्रोल अमेरिकी कंपनी के पास हो, लेकिन कानूनी तौर पर भारत की सब्सिडरी कंपनी के कर्मचारियों पर केस चलाना मुश्किल हो जाता है। वो कह सकते हैं कि पॉलिसी तो अमेरिका में बनती है। तो मतलब एक तरह का कानूनी कवच मिल जाता है उन्हें। हाँ, विश्लेषण का यही तर्क है कि ये जो एक अंतर्निहित कानूनी सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, यही भारत में उनके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देती है। तो ये 3 मुख्य कारण स्रोत ने बताए हैं: कथित अवमानना, कमजोर प्रवर्तन का अनुभव और कानूनी ढांचे से मिली छूट। जी। इन सब तर्कों को देखते हुए जाहिर है विश्लेषण सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकता होगा, उसने कुछ समाधान भी सुझाए होंगे। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है और तुरंत जरूरत है। क्यों तुरंत? खासकर भारत के संदर्भ में। जैसा हमने पहले कहा, यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है और ऊपर से हाल के सालों में कुछ पारंपरिक उपचारों को लेकर एक तरह का कह सकते हैं राष्ट्रवादी माहौल भी बना है, जो कई बार वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित नहीं होता। हाँ, ये देखने में आया है। तो ऐसे में भ्रामक विज्ञापनों का खतरा और भी बढ़ जाता है। लोग आसानी से इनके झांसे में आ सकते हैं। सही बात है। तो क्या समाधान सुझाए गए हैं? विश्लेषण कुछ ठोस कदमों की सिफारिश करता है। पहला क्या है? पहली सिफारिश है, इन कंपनियों के जो जिम्मेदार मैनेजमेंट अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल शिकायतें दर्ज की जाएं, सही जुरिस्डिक्शन वाली अदालतों में। क्रिमिनल शिकायतें मतलब सीधा आपराधिक मामला? जी। विश्लेषण का मानना है कि जब तक टॉप मैनेजमेंट पर सीधे कार्रवाई का डर नहीं होगा तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, और दूसरी सिफारिश? दूसरी सिफारिश थोड़ी अलग है। ये अमेरिका ने जैसे टिकटॉक को रेगुलेट करने की कोशिश की है, उससे प्रेरित लगती है। अच्छा, क्या है वो? सिफारिश ये है कि अगर ये कंपनियां अपने टॉप अधिकारियों को भारतीय अदालतों में इन आरोपों का सामना करने के लिए पेश करने से मना करती हैं, जो कि शायद वो करेंगे। हाँ, शायद, तो ऐसी सूरत में भारत सरकार को कानून या पॉलिसी में बदलाव करने चाहिए। कैसे बदलाव? ऐसे बदलाव जो ये सुनिश्चित करें कि भारत में कंटेंट और विज्ञापन पॉलिसी बनाने और लागू करने के लिए जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं,
जिन्हें की मैनेजरियल पर्सनल या केएमपी कहते हैं, हाँ, केएमपी। वो भारतीय नागरिक हों, भारत में ही बेस्ड हों और भारतीय अदालतों के प्रति जवाबदेह हों। मतलब मैनेजमेंट का लोकलाइजेशन। एक तरह से, हाँ। विश्लेषण का तर्क है कि जब इन केएमपीज को पर्सनली जेल जाने का डर होगा, तभी ये कंपनियां भारतीय कानूनों को गंभीरता से लेंगी। ये तो काफी बोल्ड कदम होगा अगर सरकार ऐसा करती है। जी, और तीसरी सिफारिश भी है। वो क्या है? वो है कानून के पालन को मध्यस्थ वाली कानूनी छूट से जोड़ना। मतलब? जो मध्यस्थ की छूट मिली हुई है, उसे छीन लिया जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर आप विज्ञापन कानून नहीं मानेंगे तो आपको यूजर के डाले बाकी कंटेंट के लिए भी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, विश्लेषण का यही सुझाव है। इससे कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वो सभी भारतीय कानूनों का ठीक से पालन करें। तो ये 3 मुख्य समाधान है: क्रिमिनल एक्शन, मैनेजमेंट का लोकलाइजेशन और जवाबदेही और कानूनी छूट को शर्तों से जोड़ना। जी, ये स्रोत की मुख्य सिफारिशें हैं और ये वाकई उन जड़ों पर चोट करती हैं जिन्हें विश्लेषण ने उजागर किया है: जवाबदेही की कमी और एनफोर्समेंट की कमजोरी। अब देखना ये है कि भारत के पॉलिसी मेकर्स इन सुझावों पर कितना ध्यान देते हैं और क्या कदम उठाते हैं। हाँ, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ये ग्लोबल टेक रेगुलेशन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? सार यही है कि भारत में दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए डीएमआरए जैसा कानून तो है। हाँ, 1954 से है। लेकिन जिस विश्लेषण पर हमने बात की, वो कहता है कि बिग टेक कंपनियां भारत में इसका ठीक से पालन नहीं कर रही हैं, जबकि वही कंपनियां अमेरिका में इसी तरह के कानूनों को ज्यादा गंभीरता से लेती हैं। और इसके पीछे स्रोत ने कुछ कारण बताए, जैसे भारतीयों के प्रति कथित उपेक्षा का भाव, भारत में कानूनों के कमजोर प्रवर्तन का इतिहास और कानूनी दांव-पेच से मिलने वाली एक तरह की छूट। जी, और समाधान के तौर पर कुछ कड़े कदम सुझाए गए हैं, जैसे आपराधिक कार्रवाई, मैनेजमेंट को स्थानीय और जवाबदेह बनाना और कानूनी छूट को नियमों के पालन से जोड़ना। ये पूरी चर्चा असल में एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करती है ना? बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियां और किसी देश की अपनी संप्रभुता, अपने कानून लागू करने की क्षमता, इनके बीच एक तनाव लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पे जब मामला सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हो। वहीं के कानूनों तक है जहां उसका हेडक्वार्टर है, या उन सभी देशों के प्रति भी है जहां वो ऑपरेट करती है, जहां से वो पैसा कमाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ा एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं, जो सीधे स्रोत के तर्क से निकलता है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर विज्ञापन के मामले में, जैसा कि स्रोत तर्क देता है, ये टेक प्लेटफॉर्म सिर्फ निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं बल्कि सक्रिय प्रकाशक हैं, तो फिर उनके प्लेटफॉर्म पर चलने वाले विज्ञापनों से अगर जनता के स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी की हद क्या होनी चाहिए? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी, उनके लिए तो ये टॉपिक, जैसा हमने शुरू में कहा, मेंस के लिहाज से बहुत अहम है। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब पेपर्स में ये काम आ सकता है जी, और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। जी हाँ। काफी महत्वपूर्ण विषय है और आम लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी सूचनाओं के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी, अगर आप ऐसे ही और विषयों पर जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ इस कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।